तो सुजाउद्दौला के पास चला जाता है मीर कासिम भाग करके, वहाँ पर शरण ले लेता है अवध में। और पता है अवध में पहले से ही एक और आदमी वहाँ पर शरण ले चुका है। कौन? मुगल साम्राज्य का शासक शाह आलम द्वितीय नाम है उसका, अली गौहर उसको बोलते हैं, शाह आलम द्वितीय। वो क्यों शरण लिया है अवध के नवाब के पास, जबकि वो तो मुगल साम्राज्य का शासक है? वो इसलिए कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो रहा था उस समय, और इधर मराठे आकर के आक्रमण कर रहे थे। दोनों से परेशान होकर के शाह आलम द्वितीय भाग करके अवध के इलाके, अवध के क्षेत्र में घूम रहा था, और ये तलाश में था कि किसी तरीके से हम बचे रहे और हमारा गद्दी बचा रहे। तो इसके लिए वो भी अवध के नवाब के पास शरण लिए हुए था। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हिस्ट्री के इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में चर्चा किया था, उसके परिणाम के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्लासी का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद जो नया नवाब बना मीर जाफर, उसको लेकर के और ब्रिटिश कंपनी के बीच आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से नया नवाब बना। और नया नवाब जो बना, मीर कासिम नाम था उसका, उसके और कंपनी के बीच फिर से मतभेद और ज़्यादा बढ़ा। दस्तक का दुरुपयोग का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत होकर के उभरा, जिसकी वजह से बक्सर का युद्ध हुआ और जिसमें 3 बड़ी शक्तियां भारत का हार गया, जो यह दर्शाता है कि बक्सर का युद्ध वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता का नींव बन गया। प्लासी का युद्ध तो विश्वासघात से जीता था, कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने विश्वासघात के जरिए प्लासी का बैटल जीत गया। युद्ध से पहले ही पता था कि ब्रिटिशर्स जीतेंगे। लेकिन बक्सर के युद्ध में 2 सेनाएं उतरी और सेना का जो ताकत है उसके दम पर ब्रिटिश कंपनी ने जीता, संसाधनों के दम पर ब्रिटिश कंपनी ने जीता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश कंपनी के पास अगर बंगाल नहीं जीतता वो, तो उसके पास उतना संसाधन नहीं आ पाता, है ना। तो बंगाल जीतने की वजह से एक तो बंगाल का सेना आया, संसाधन आया, ऊपर से उसका जो लाइट इन्फेंट्री वाला जो सेना था, तकनीक था, वो भी मददगार हुआ। तो इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं आज के क्लास में, ठीक है। देखिए कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो यहाँ टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये पहला टॉपिक तो है कि प्लासी के बाद की स्थिति क्या रहा। तो स्थिति वैसे नॉर्मली आपको पता है, वो हमने बता ही दिया है पिछले क्लास में, तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। दूसरा, मीर जाफर और कंपनी के बीच मतभेद हुआ, तो ये टॉपिक थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और तीसरी बात, 1760 नवाब परिवर्तन हो गया 1760 में, और मीर कासिम के सुधार, इसने क्या क्या सुधार किए उसके बारे में बात करेंगे। और फिर बक्सर का युद्ध, ये चीज़ें पढ़ेंगे। इलाहाबाद की संधियाँ, ये अगली क्लास में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इलाहाबाद के संधि के बारे में। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए तो सबसे पहला टॉपिक, प्लासी के युद्ध के बाद की स्थिति क्या रहा है, ये आपको वैसे भी पता है। प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला मारा गया, उसकी हत्या कर दिया गया मीर जाफर के पुत्र मीर मेरन के हाथ से। और उसके बाद नया नवाब बना मीर जाफर, और कंपनी को बहुत सारा धन मिला, और साथ में रॉबर्ट क्लाइव को भी व्यक्तिगत रूप से बहुत सारा धन मिला, 24 परगना का जागीरदारी मिला, कई सारी चीज़ें, कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और उसी टाइम से हम बताते हैं कि धन का निकासी शुरू हो गया था। भारत से धन जाने लगा यूरोप में, और भारत के ही धन से भारत के वस्तुओं को खरीदा जाने लगा। और यहीं पर जो है ना, यहाँ के जो शिल्पकार, कारीगर और बुनकर वगैरह थे, जो हस्तशिल्प उद्योग आप बोल सकते हो, इन सबको तहस नहस करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में बता ही दिया है आपको, तो इस पर चर्चा नहीं करना। हाँ, ये समझते हैं मीर जाफर और कंपनी के बीच आखिर मतभेद क्या हुआ। देखिए मीर जाफर जो है वो नया नवाब बना 24 जून 1757 को, क्योंकि विश्वासघात किया था तो उसका परिणाम मिला, उसको नवाब बना दिया गया ब्रिटिश कंपनी के तहत, ठीक है। अब जब वो नवाब बन गया, तो नवाब बनने के बाद क्या हुआ कि मीर जाफर से बहुत ज़्यादा अपेक्षा किया गया।
ब्रिटिश कंपनी चाहता था कि मीर जाफ़र हमें और धन दे, कंपनी को और धन दे और पैसा दे, जिससे हम, एक तो 1.77 करोड़ रुपया कंपनी को दिया ही था, 23 लाख रुपया रॉबर्ट क्लाइव को दिया, 24 परगना का जागीरदारी दिया, और चाह रहा था कि और ज़्यादा चाहे, और ज़्यादा मिले। तो जितने भी वित्तीय अपेक्षाएं जो ब्रिटिश कंपनी का था, जो वो चाहता था कि और मिले, वो मीर जाफ़र नहीं पूरा कर पा रहा था। कारण है, एक तो वो कठपुतली नवाब है, वो कोई निर्णय ले नहीं सकता, सारा निर्णय कंपनी के अधिकारी ले रहे हैं। तो मीर जाफ़र कहाँ से पैसा दे? उसके पास पैसा रहेगा तब ना देगा, पैसा ही नहीं है, सारा पैसा तो कंपनी ले रखा है। और फिर भी ये उम्मीद किया जा रहा है कंपनी की तरफ से कि मीर जाफ़र और मुझे पैसा दे। वो बेचारा परेशान हो रखा था, बहुत ज़्यादा परेशान था मीर जाफ़र, तो वो पूरा नहीं कर पा रहा था, इनके फाइनेंशियल जो अपेक्षाएं थी उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। तो उसी बीच क्या हुआ कि 1760 के आसपास रॉबर्ट क्लाइव वापस चला गया था 1760 में, और उसके जगह पर 1760 में हॉलवेल नाम का एक प्रभारी, समझो तो गवर्नर तो नहीं, प्रभारी बना था कुछ महीनों के लिए, ठीक है, कंपनी का गवर्नर टाइप का प्रभारी आप समझो, हॉलवेल नाम था उसका। लेकिन उसके बाद वो वेंसीटाट नाम का एक गवर्नर आया, अधिकारी आया, ब्रिटिश अधिकारी, वेंसीटाट नाम था उसका, वो 1760 में आया। और उसने क्या किया, जब मीर जाफ़र उसके वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, तो उसने मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम था दामाद का नाम, तो उससे गुप्त संधि कर लिया, सीक्रेट डील कर लिया। और उस डील में ये बताया मीर कासिम को कि देखो, हम तुमको नवाब बना देते हैं और तुम हमें पैसा देना और कुछ कुछ जिला भी दे देना। तो पैसा कितना, तो 29 लाख रुपये देना, और 3 जिला, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये 3 जिला तुम हमको दे देना। जिला देने का मतलब क्या है कि वहाँ से जो भी राजस्व आएगा, जो भी इनकम आएगा, वो सारा कंपनी को जाएगा, ठीक है। तो ये डील हुआ, सीक्रेट डील। अब मीर कासिम देखा कि हाँ सही ही है, हम नवाब बन जाएंगे और ये डील दे करके हम अपना स्वतंत्र शासक बनेंगे। तो 1760 में ही मीर जाफ़र को, जो बंगाल का नवाब था, उसको नवाब के पद से हटा दिया और उसे कलकत्ता भेज दिया, फोर्ट विलियम, और 15,000 रुपये प्रति माह के पेंशन बोला कि हम दे देंगे तुमको, तुम यहाँ से जाओ, ताकि विरोध ना करे, ठीक है। और मीर जाफ़र को हटा दिया। और 1760 में मीर कासिम को नया नवाब बनाया। अब नया नवाब जैसे मीर कासिम बना, तो जो कमिटमेंट हुआ था, जो डील हुआ था वेंसीटाट से, जो गवर्नर था कंपनी का, तो मीर कासिम वो सारा डील उसको पूरा कर दिया। कमिटमेंट जो भी किया था वो दे दिया, 29 लाख रुपया दिया, 3 गो जिला दे दिया, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव सारा दे दिया। अब मीर कासिम को ये लगा, मीर कासिम अब ये समझ रहा है कि हम तो ब्रिटिश कंपनी के सारा कमिटमेंट पूरा कर दिया, डील हो गया पूरा, अब हम नवाब बन गए, तो हम स्वतंत्र शासक हैं, हम पर कोई दबाव नहीं है। अब कंपनी ये कह रहा है, कंपनी के मतलब अधिकारी ये कह रहे हैं कि भाई, हम तो तुम्हें नवाब के पद पर बैठाने के लिए इतना पैसा लिए हैं, क्या पूरा बंगाल का इतना ही कीमत होगा? हम इतने कीमत में तुमको पूरा बंगाल दे देंगे? तो ऐसा नहीं है, हम तो तुम्हें कठपुतली नवाब बनाए हैं, हम तो तुम्हें इसलिए नवाब बनाए कि जो हम कहेंगे वो तुम सुनो और हमारी अपेक्षाओं को पूर्ति करते रहो, इसलिए तुमको नवाब बैठाए हैं, क्योंकि जाफ़र नहीं कर रहा था। सुन यार बात। और मीर कासिम धीरे धीरे तंग आ चुका था, उसके छत्र छाया में रह के, उसके नीचे रह के काम करने में उसको एक तो शर्म लग रहा था, ऊपर से वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि कोई भी निर्णय हमको लेने नहीं दे रहा है। तो उसने क्या किया कि बंगाल का जो राजधानी था मुर्शिदाबाद, वहाँ से अपना राजधानी स्थानांतरित कर लिया, मुंगेर में बना दिया। बिहार में एक जगह मुंगेर, वहाँ पर बना दिया। और मुंगेर में राजधानी बनाने के बाद उसने क्या किया कि देखा कि अब राजधानी हम यहाँ बनाए हैं तो हमको अपना सारा व्यवस्था सुदृढ़ करना होगा। तो इसलिए मीर कासिम ने यूरोपीय, समझो ना, तो जो सेना था यानी विदेशी ताकतों की मदद से
विदेशी लोगों की मदद से बोलो तो अपना सेना का आधुनिकीकरण किया, अपने सेना को डेवलप किया और गन फैक्ट्री, तोप कारखाना वगैरह वहाँ पर बनाया मुंगेर में, ठीक है, ताकि जब युद्ध हो तो हम ब्रिटिशर्स से लड़ सकें। सही यार बात, ये पूरा कहानी चल रहा है। इसके बाद क्या हुआ है पता है? इसके बाद एक सिचुएशन आया जब दस्तक का दुरुपयोग, यानी कि जो अब मुंगेर तो स्थानांतरित कर दिया, अब शांति से बैठल है मीर कासिम, तब देख रहा है क्या कि हमारे पास पैसा ही कम आ रहा है। हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो अधिकारी निजी व्यापार पर चुंगी नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे, ठीक। कंपनी तो फ्री में व्यापार कर ही रहा है, कंपनी के अधिकारी भी अपना प्राइवेट व्यापार कर रहे हैं, वो भी फ्री में, तो टैक्स मिल नहीं पा रहा है बंगाल के नवाब को। और इसी मुद्दे पर सिराजुद्दौला युद्ध किया था 1757 में, फिर यही मुद्दा उठ करके आया और इस बार और तेजी से उठ करके आया ज्वलंत रूप से। कैसे? अब वेंसीटाट गवर्नर था, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी का, तो मीर कासिम गवर्नर को बोला वेंसीटाट को कि भाई देखो, तुमको जो फरमान मिला है दस्तक का यूज करने का वो कंपनी को मिला है, तुम उसका दुरुपयोग करके अधिकारी सब उसका व्यापार कर रहा है, ये बात हमको मंजूर नहीं है। और दूसरी बात, तुम यहाँ के लोगों को जबरदस्ती कम दाम पर यहाँ के लोगों से वस्तुएं खरीद रहे हो और दस्तक टैक्स तो दे ही नहीं रहे हो व्यापार के लिए, और बाकी सारे व्यापारियों से टैक्स वसूल कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा, ये हमें मंजूर नहीं है। तो वेंसीटाट बोला कि यार ऐसे कैसे होगा? फिर भी वेंसीटाट बोला कि चलो ठीक है, मीर कासिम बोल रहा है, चलो मान लेते हैं तुम्हारा बात, लेकिन हम उतना टैक्स नहीं देंगे। अब वेंसीटाट पता है मुर्शिदाबाद से चला गया कहाँ? मुंगेर, और मुंगेर जा करके मीर कासिम से संधि करता है। और संधि में पता है क्या होता है कि ठीक है, वेंसीटाट बोलता है ठीक है, एक काम करो, आप टैक्स ले लो, लेकिन उतना टैक्स नहीं देंगे जितना बाकी के व्यापारी देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, बाकी के जो व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी खास करके, तो वो अगर 40% टैक्स दे रहे हैं तो ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकारी हैं वो 40% ना दे करके 9% टैक्स देंगे, ठीक है। इस बात पर यह संधि तय हो गया। मीर कासिम मान लिया कि बोले चलो ठीक है, कम से कम इतना तो दे रहा है ना, एक तो फ्री में कर रहा था, इतना भी दे रहा है, चलो ठीक है, संधि हो गया। और वेंसीटाट जब मुंगेर से वापस आता है, फोर्ट विलियम कलकत्ता जाता है, तो इसके जो अधिकारी, आदर्श जो अधिकारी होते हैं, और जो अधिकारी थे, ये तो गवर्नर था, और भी जो अधिकारी थे कंपनी के, वो बोला तुम मेरे से पूछे बिना कैसे तुम संधि कर लिया, और हम एक टैक्स नहीं देंगे, 1% नहीं देंगे, तुम कैसे बोल दिया हम टैक्स नहीं देंगे। अल्लाह, जो भी वार्ता हुआ था, जो संधि हुआ था, टूट गया। अब संधि टूट गया तो मीर कासिम को आया गुस्सा। मीर कासिम बोला कि अच्छा ये बात ठीक है। वो सामान्य रूप से ये ऐलान कर दिया कि जितने भी व्यापारी हैं, चाहे कंपनी हो, अधिकारी हो, सबका हम टैक्स लेंगे, सबका टैक्स लेंगे, किसी को नहीं छोड़ना है, सब पर टैक्स लो, असमान रूप से टैक्स लगेगा। सॉरी, एक वर्ड हम आपको क्लियर कर दें, कंपनी के लिए नहीं बोला था, क्योंकि कंपनी का तो फरमान मिल चुका था, वो दुरुपयोग था ही नहीं, वो तो नवाब फर्रुखसियर के द्वारा वो स्टाम्प लगा हुआ था। तो कंपनी को छोड़ के बाकी जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो ब्रिटिश अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, सबको समान रूप से टैक्स देना पड़ेगा, एक समान, ठीक। अब इतना जब अलाउ कर दिया, किसी को नहीं छोड़ना है, ये जब अलाउ किया है तो अब दिक्कत होने शुरू हो गया। अब अधिकारी चुप बैठेगा, ब्रिटिश का नहीं चुप बैठा, तो 1763 ईस्वी में युद्ध शुरू हो गया। कई सारे छोटे मोटे युद्ध हुए, झड़प हुए ये मीर कासिम के साथ मुंगेर में, और लास्ट में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स सब मीर कासिम को मुंगेर से खदेड़ दिया और उस इलाके पर कब्जा कर लिया। अब मीर कासिम भाग गया वहां से, और भाग के कहाँ चला गया? अवध के नवाब के पास। और अवध का नवाब इस समय कौन है? शुजाउद्दौला। कौन है? शुजाउद्दौला। अब शुजाउद्दौला जो है ये सफदर जंग का बेटा है,
ठीक है ना, ध्यान रखना। और सफदरजंग कौन था? सआदत खान का भतीजा बोलो या दामाद जो भी हो। और सआदत खान कौन था? अवध को स्वतंत्र राज्य बनाने वाला था मुगल शासक, मुगल साम्राज्य से। ठीक है ना, ये सब चीजें हमने बता रखा है, आपको ध्यान होगा। तो सुजाउद्दौला के पास चला जाता है मीर कासिम भाग करके, वहां पर शरण ले लेता है अवध में। और पता है अवध में पहले से ही एक और आदमी वहां पर शरण ले चुका है। कौन? मुगल साम्राज्य का शासक शाह आलम द्वितीय नाम है उसका, अली गौहर उसको बोलते हैं, शाह आलम द्वितीय। वो क्यों शरण लिया है अवध के नवाब के पास, जबकि वो तो मुगल साम्राज्य का शासक है? वो इसलिए कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो रहा था उस समय, और इधर मराठे आकर के आक्रमण कर रहे थे। दोनों से परेशान होकर के शाह आलम द्वितीय भाग करके अवध के इलाके, अवध के क्षेत्र में घूम रहा था, और ये तलाश में था कि किसी तरीके से हम बचे रहे और हमारा गद्दी बचा रहे। तो इसके लिए वो भी अवध के नवाब के पास शरण लिए हुए था। ठीक है, तो अब देखो अवध के नवाब के पास कौन कौन आया? सुजाउद्दौला अवध का नवाब, मीर कासिम भाग के चला गया, और शाह आलम द्वितीय मुगल शासक, तीनों वहां पर। अब तीनों मिल करके मीटिंग करता है कि ब्रिटिशर्स का इतना ताकत कि हम लोगों को खदेड़ रहा है, बाहरी ताकत आकर हम तीनों मिल करके ब्रिटिशर्स का सामना करेंगे। तो तीनों मिला, कौन कौन? अब देखो शाह आलम द्वितीय, फिर बक्सर का ये अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों मिला तो तीनों, लेकिन सेना किसका? मुख्य रूप से अवध के नवाब का। इन दोनों के पास सेना ही कहाँ, थोड़ी वो 10-5 जो भी हो। तो मेन जो सेना था 60,000 सेना था, वो अवध का नवाब का था। तो ये सब सेना बक्सर के, जो बक्सर का जगह है, बक्सर ये गंगा किनारे है बिहार में, तो वहाँ पर बक्सर में एक तरफ ये तीनों और एक तरफ ब्रिटिशर्स, ठीक है ना, यहाँ पर आते हैं। और इस समय ब्रिटिश के जो सेनापति बन के आते हैं वो हेक्टर मुनरो नाम है उनका, हेक्टर मुनरो रहते हैं इस युद्ध में। और बक्सर में 22 अक्टूबर को, शायद 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 1764 ईयर्स, इस समय बक्सर में युद्ध होता है। और इस युद्ध की वजह से देखो ब्रिटिशर्स का सेना छोटा ही होता है, लेकिन वो इन पर भारी पड़ता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास आधुनिक तकनीक थी, आधुनिक रूप से, और लाइट इन्फेंट्री और डिसिप्लिन वगैरह था पूरा सेना में, जिसकी वजह से इन लोगों को बुरी तरह हराता है और जीत जाता है, पराजित कर देता है इन तीनों शक्तियों को, और जीत जाता है बक्सर का युद्ध। कौन? ब्रिटिश कंपनी। यही है बक्सर का युद्ध, और ये कारण की वजह से बक्सर का युद्ध हुआ है। ठीक, और इसके बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव आता है 1765 में, और इलाहाबाद में संधि करता है। ठीक है, और ये संधि 2 लोगों से करता है, एक शाह आलम द्वितीय से, मुगल शासक से, और एक अवध के नवाब से। समझ आ रहा बात? और ये सारा खर्चा अवध के नवाब से वसूलता है, युद्ध में जो भी खर्च हुआ है कंपनी को। तो ये चीज़ें हैं, ये पूरा बक्सर का युद्ध था। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मीर जाफर और कंपनी के बीच मतभेद क्या हुआ, विवरण ये डिटेल जो हमने बताया वही है। दस्तक का विवाद था और वित्तीय दबाव था, फाइनेंशियल इच्छाएं पूरी नहीं हो रहा था, इसलिए 1760 में नवाब बन जाता है कौन? मीर कासिम। मीर जाफर को हटा देता है, गवर्नर वेंसीटाट की भूमिका रहता है इसमें, और गुप्त संधि के तहत मीर कासिम को बनाता है। नया प्रशासनिक एवं सैन्य सुधार करता है कौन? मीर कासिम। प्रशासनिक रूप से सैन्य सुधार करता है और मुंगेर में अपना व्यवस्था करता है। और एक चीज़, हाँ देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है डी जूरे, ठीक है, ये चीज़ छूट रहा था। मीर कासिम जब मुंगेर में अपना स्थानांतरित करता है राजधानी मुर्शिदाबाद से, तो बंगाल का वो नवाब बनता है मीर कासिम। तो वो जा करके शाह आलम द्वितीय से, क्योंकि मुगल शासक है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय से ये सनत, ये अधिकार प्राप्त कर लेता है कि आप हमें बोल दो, ये लिख दो कि हाँ हम यहाँ पर बंगाल के नवाब हम हैं, मीर कासिम हैं। समझा बात? ताकि पूरा देश फिर माने कि हाँ बंगाल का नवाब मीर कासिम है। तो ये सनत अधिकार प्राप्त कर लेता है और शाह आलम द्वितीय लिख के दे देता है कि हाँ ठीक है जाओ। इसे आधिकारिक तौर पर, मतलब देखो इसे क्या बोलते हैं? डी जूरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी जूरे। ये शायद फ्रांसीसी वर्ड है शायद, डी जूरे। डी जूरे का मतलब होता है ना कि
औपचारिक रूप से वो शासक है, औपचारिक रूप से वो लेटर लिख दिया है, हाँ औपचारिक रूप से तुम ही शासक हो, ठीक है। एक होता है डी फैक्टो। क्या होता है? डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब होता है ना कि व्यवहार में शासक कौन है। तो व्यवहार में शासक कौन था? ब्रिटिशर्स। बंगाल का व्यवहार में शासक कौन है? ब्रिटिशर्स। तो डी फैक्टो का मतलब ये है। लेकिन मीर कासिम डी यूरे का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया। और एक चीज़ जानते हैं, यहाँ एक टर्म्स छूट रहा था, आपको बताते हैं। बिहार, जब सिराजुद्दौला नवाब था ना, सिराजुद्दौला 1756-57 के आसपास, तो जब सिराजुद्दौला नवाब था उस समय बिहार का जो डिप्टी नवाब था, उप नवाब इसको बोलते हैं, डिप्टी नवाब, वो राम नारायण थे। क्या, कौन था? राम नारायण, ठीक है। राम नारायण डिप्टी नवाब था, ठीक है, बिहार का डिप्टी नवाब सिराजुद्दौला के टाइम से है। जब सिराजुद्दौला मर गया और इसको खबर लगा कि सिराजुद्दौला मारा गया युद्ध में, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, तब ये बोला कि हम मीर जाफर को नवाब नहीं मानेंगे, हम, वो अवैध नवाब है, वो विश्वासघात से बना है, वो अवैध है, हम नहीं मानेंगे, हम बिहार का नवाब हैं, हम अपना वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे। अब जब वो किया तो मीर जाफर चाहता था कि राम नारायण को हम दंडित करें, उसको पकड़ के मारे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो है वो नहीं करने देता था। पता है क्यों? रॉबर्ट क्लाइव इसको बचाता रहा। कारण ये कि रॉबर्ट क्लाइव चाहता था कि नवाब के जो भी अधिकारी हैं ना, वो नवाब से विरोध में रहेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, कंपनी के लिए बेहतर होगा। इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो वाला नीति। ये कंपनी का पॉलिसी होता था कि जो भी नवाब है, चाहे जो भी शासक है, उसके अधिकारियों को उनके खिलाफ रखो, उनको मारो मत, उनके खिलाफ रखो। तो ये रूल होता था। राम नारायण यही करता था। राम नारायण को इसलिए बचाता था रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव चला गया 1760 में, वो फिर 1765 में आता है इलाहाबाद के संधि करने। तो राम नारायण को मीर जाफर तो छोड़ दिया, मीर जाफर फिर नवाब ही नहीं रहा, उसको हटा दिया 1760 में। तो मीर कासिम जब नवाब बनता है तो राम नारायण को वेंसीटाट के साथ है, यानी ब्रिटिशर्स की सहायता से राम नारायण को पकड़ता है, बंदी बना लेता है और मार देता है। सुना? ये कहानी है राम नारायण का, ठीक है। और आगे आते हैं तो दस्तक का विवाद का चरम सीमा हो गया, ठीक है, वो वही वाला हाल। ये मीर कासिम कंपनी पर टैक्स लगा दिया, स्थानीय व्यापारियों, परिणाम क्या हुआ? युद्ध हो गया। ये सब चीज़ें ये हमने बता ही दिया है अभी। युद्ध की शुरुआत आप देख ही सकते, मीर कासिम का निर्णय। मीर कासिम एक साहसिक कदम उठाते हुए सभी व्यापारियों पर समान रूप से टैक्स लगा देता है। इसकी वजह से युद्ध का शुरुआत हो जाता है, ठीक है। और 1763 में मुंगेर में युद्ध होता है, जिसमें मीर कासिम हार जाता है। और मीर कासिम जैसे हारा तो वो भाग के अवध के नवाब के पास शरण ले लेता है, ठीक है। और फिर बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। गठबंधन सेना मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध जो है ना संयुक्त रूप से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी हार जाते हैं। ब्रिटिश जीत जाता है। और इस समय कमांडर कौन होता है ब्रिटिश की तरफ से? सैनिक कमांडर हेक्टर मुनरो, ठीक है। और आ गए थे युद्ध के तुरंत बाद क्या होता है? तो युद्ध के तुरंत बाद जाहिर सी बात है, अच्छा हाँ एक चीज़ और समझो, ये मीर कासिम देखो शाह आलम द्वितीय के साथ तो संधि कर लेता है और अवध के नवाब के साथ भी संधि होता है 1765 में, लेकिन ये मीर कासिम का क्या होता है पता है? मीर कासिम वहाँ से भाग जाता है, जब युद्ध हारता है तो वहाँ से भाग जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि कहानियों में ऐसा दिया हुआ है कि मीर कासिम 1777 ईस्वी में मर जाता है 1777 में। और कैसे मरता पता है? दिल्ली के जामा मस्जिद जो है उसके सीढ़ियों पर उसका शव मिलता है, उसका बॉडी मिलता है भिखारी के भेष में, भिखारी के रूप में। ऐसा कहानी है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये बोला जाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है और गरीबी के कारण वो मर जाता है।